बीरबल ने चार चोरों को आपस में लड़ाकर खजाने का पता लगाया। आगरा की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी, पर उस दिन महल के दरवाजे पर अजीब हलचल थी। सैनिक हड़बड़ाए हुए दौड़ रहे थे, मंत्री उलझन में थे और खजांची की हालत तो जैसे प्राण निकलने वाली हो गई थी। खजांची कांपती आवाज में अकबर के सामने खड़ा था। जहांपनाह, वो खजाना गायब हो गया। अकबर जैसे कुर्सी से उछल पड़े। क्या मतलब गायब हो गया? खजाना चलकर भाग गया क्या? खजांची बोला, हुजूर, तिजोरी टूटी है, लेकिन अजीब बात यह है कि कोई निशान नहीं। दीवारें नहीं टूटी, दरवाजा नहीं टूटा, बस ताला टूटा हुआ। किसी अद्भुत चाल से चोरी हुई है। अकबर ने गुस्से में दाढ़ी खुजाई। ये जरूर बहुत समझदार चोर है, या फिर कोई अंदर का आदमी। दरबार तुरंत बुलाया गया। बीरबल शांत बैठा था, चेहरे पर वही मशहूर मुस्कान। अकबर बोला, बीरबल, अगर एक सप्ताह में खजाना नहीं मिला तो सबकी तनख्वाह आधी। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। पर बीरबल बोला, जहांपनाह, एक सप्ताह तो बहुत है, मुझे सिर्फ 2 दिन दीजिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, देखते हैं इस बार तुम्हारी बुद्धि कैसे चोरों के दिमाग घुमाती है। बीरबल ने शहर घूमकर सबूत इकट्ठे किए और शाम को 4 लोगों को पकड़कर महल में लाया। चारों के नाम थे: 1. गोपाल लंगड़ा, चालाक पर लंगड़ा चोर। 2. नूरा सयाना, जो बोलता कम और सोचता ज्यादा था। 3. रामू काला, जिसकी आंखें हमेशा गोल गोल घूमती रहती थी। 4. हाफिज तिरछा, जो सीधे बोल देता था, चाहे गलती हो या सच। चारों को सामने खड़ा किया गया। अकबर ने पूछा, इन चारों में से असली चोर कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चारों चोर है। अकबर चौंके, मतलब चारों ने मिलकर चोरी की है? बीरबल बोला, जी, लेकिन उनमें से हर एक सोचता है कि असली दिमाग उसी का है, और यही मेरी योजना का पहला हथियार है, उनके अहंकार। अकबर मुस्कराए, तो क्या करोगे? बीरबल बोला, चोरों को पकड़ना मुश्किल है, उन्हें लड़वाना आसान, और लड़ाई में सच सबसे पहले निकलता है। अगली सुबह महल में एक बड़ा हॉल सजाया गया। बीच में एक कटोरों में दूध रखा गया था। बीरबल बोला, तुम चारों में से जिसने चोरी की योजना बनाई है, वो दूध पीने से मना करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि इसमें सच उगलवाने की कोई जड़ी डली होगी। चारों चोर डर गए। गोपाल लंगड़ा बोला, मैं पीऊंगा, मुझे किसी जड़ी बूटी से डर नहीं। उसने एक घूंट लिया, फिर नूरा, रामू, हाफिज, सब ने पी लिया। अकबर बोला, इससे क्या पता चला? बीरबल बोला, जहांपनाह, इससे पता ये चला कि ये बेवकूफों का टोला है। अगर किसी ने योजना बनाई होती तो डरता। सब हंस पड़े, लेकिन बीरबल चुप नहीं था। उसने धीरे से अकबर को कहा, असल में मैं उन्हें यह दिखाना चाहता था कि मैं भी बेवकूफ नहीं हूं। अब वे सोचेंगे कि मेरी चालें भोली है, और यही मेरी असली चाल है। बीरबल ने चारों चोरों को एक कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे के पीछे 2 सुराग बनाए गए, एक सुनने के लिए, एक देखने के लिए। चोरों को पता नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर तूफान शुरू। गोपाल चिल्लाया, सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से हुई। नूरा, तुमने ही कहा था कि ताला आसानी से टूट जाएगा। नूरा गरजा, तो क्या तुमने बताया था कि खजाने के पीछे दूसरा ताला भी है? रामू काला बोला, तुम दोनों चुप रहो। असली बेवकूफ तो हाफिज है, जिसने बाहर जाकर शराब पी और सबको शक दिलाया। हाफिज गरजा, मेरी गलती? योजना तुम तीनों ने बनाई थी, मैं तो बस रखवाली कर रहा था। चारों एक दूसरे के गिरेबान पकड़कर लड़ने लगे। बीरबल दरवाजे के पीछे खड़ा मुस्करा रहा था। जहांपनाह, ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि चोरी में कौन किस भूमिका में था। अकबर बोले, मतलब सबने मिलकर चोरी की? बीरबल बोला, जी, अब बस पता करना है कि खजाना कहाँ छिपाया है, और वह उनसे खुद उगलवाना है।
अगले दिन बीरबल ने प्रत्येक चोर को अलग अलग कमरे में ले जाकर एक एक डोरी दी। इस डोरी को हाथ में लेकर बोलो, मैंने चोरी में हिस्सा नहीं लिया। अगर तुम झूठ बोलोगे तो डोरी बड़ी हो जाएगी। चोरों ने सोचा ये क्या बकवास है, लेकिन डरते डरते बोले। गोपाल ने कहा, मैंने चोरी में हिस्सा नहीं लिया। डोरी ज्यों की त्यों। नूरा ने भी बोला, कुछ नहीं बदला। रामू ने भी बोला। हाफिज तो इतना डर गया कि बोला, मैंने चोरी की। डोरी वैसे ही रही। बीरबल ने यह दृश्य अकबर को दिखाया। अकबर बोले, तो डोरी में जादू था? बीरबल हंसा, नहीं जहांपनाह, डोरी में जादू नहीं था। डोरी के डर में जादू था, क्योंकि अपराधी हमेशा सोचता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अकबर बोले, तो अब असली दिमाग कौन है? बीरबल बोला, जो सबसे शांत है, नूरा, क्योंकि शांत चोर ही सबसे खतरनाक होता है। बीरबल ने नूरा को अकेले में बुलाया और बोला, मुझे पता है कि खजाना कहाँ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हें ही सबसे ज्यादा लाभ है। नूरा चौंक गया। आपको पता है? बीरबल बोला, हां, और अगर तुमने नहीं बताया तो बाकी तीनों को इनाम देकर मैं तुम्हें अकेले फंसा दूंगा। नूरा घबरा गया, लेकिन चुप रहा। बीरबल ने उसकी गर्दन झुकते देख ली। अब उसकी आखिरी चाल शुरू हुई। बीरबल ने चारों को एक साथ बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि खजाना कहाँ छिपा है, किले के पुराने कुएं के पास। चारों चौंक गए। उनके चेहरे पर अजीब डर उभर आया। रामू बोला, वहां तो कोई नहीं जानता। गोपाल ने उसे कोहनी मारी। चुप, हाफिज के मुंह से निकल गया, लेकिन वहां तो खजाना नहीं। बाकी तीनों चिल्लाए, चुप। बीरबल मुस्कराया, बस, मुझे इतना ही सुनना था। चारों पकड़े जा चुके थे। अब चारों को एक कमरे में बैठाकर बीरबल ने 4 पर्चियां उनके सामने रखी। खजाना कहाँ है? 1, पुराने कुएं के पास। 2, नदी के किनारे। 3, जंगल के पेड़ के नीचे। 4, मस्जिद की पिछली दीवार के पीछे। बीरबल ने कहा, सच बोलने वाले को इनाम मिलेगा। चारों ने अलग अलग जगह लिखी, पर बीरबल ने उनकी आंखों की हरकत पकड़ ली। हर बार जब नदी के किनारे वाली पर्ची आती, तीनों चोर एक दूसरे को देखते। बस, बीरबल समझ गया। रात में बीरबल और सैनिक चुपके से नदी किनारे गए। वहां एक पत्थर हटाकर नीचे देखा, सोने के सिक्कों से भरी तिजोरी। बीरबल हंस पड़ा। चोर कितना भी चालाक हो, डर उसकी जुबान ढीली कर देता है। अगले दिन खजाना दरबार में रखा गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने 4 चोरों को लड़ाकर उनका दिमाग ही नहीं, उनकी अलग अलग सच्चाइयां भी उगलवा ली। बीरबल बोला, जहांपनाह, चोर अकेले डरते नहीं, पर जब 4 चोर इकट्ठे हों तो वे एक दूसरे से ज्यादा डरते हैं, और इसी डर में सच बाहर निकल आता है। मोरल, मुख्य संदेश, सच हमेशा ताकत से नहीं निकलता, कभी कभी चालाकी, धैर्य और समझदारी से निकलता है। और अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है। जब बीरबल ने 1 ग्राम अक्ल बेची, लालची सुनार की सबसे बड़ी भूल। दिल्ली की सुबह थी। फिजा में हल्की ठंडक थी, लेकिन बाजार में हमेशा की तरह गर्मी। लालच की, चांदी तांबे से लेकर सोना हीरा तक, सबकी खनखनाहट से भरा था अकबर का भव्य बाजार। वही एक दुकान थी, सोनार सेठ दीनचंद की, जो दिखने में तो सीधे सादे सज्जन लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक सोने से ज्यादा लालच की थी। एक दिन बाजार में एक अफवाह फैल गई। अरे सुना, बीरबल दुकान खोलने वाले हैं। क्या बेचेंगे? कहते हैं अक्ल बेचेंगे, ग्राम के हिसाब से। लोग हंस रहे थे, सिर हिला रहे थे। अरे भाई, बीरबल भी मजाक में दुकान खोलें तो उसमें भी अक्ल बेचेंगे। लेकिन लालची सुनार दीनचंद के दिमाग में घंटियां बज चुकी थी। अक्ल बिकेगी, और अगर सच में बिक गई तो मैं पूरे बाजार से आगे निकल जाऊंगा। उसने मन में फैसला किया।
मुझे 1 ग्राम अक्ल चाहिए, बस 1 ग्राम। फिर देखना। अगली सुबह शहर हैरान। शामियाना, सजावट, बोर्ड, और बोर्ड पर लिखा था, बीरबल की अक्ल की दुकान। 1 ग्राम से शुरू, भाव रोज बदलते हैं। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अकबर को खबर मिली। वे भी भेष बदलकर देखने आ गए। बीरबल गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सामने छोटी छोटी थैलियां रखी थी। हर थैली पर लिखा था, ग्राम अक्ल, 1 ग्राम अक्ल, 2 ग्राम अक्ल, खास अक्ल, केवल समझदारों के लिए। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, लेकिन बीरबल हंसे बिना बोले। जो खरीदना हो, कीमत अदा करो। अक्ल मुफ्त में नहीं मिलती। लोग मजाक समझकर ही आए थे, लेकिन तभी सबसे बड़ी एंट्री हुई। लालची सुनार दीनचंद। बीरबल जी, मुझे 1 ग्राम अक्ल चाहिए, चाहे जो कीमत हो। भीड़ तालियां बजाने लगी। लो भाई, मिल गया पहला ग्राहक। बीरबल ने गंभीरता से कहा, लेकिन अक्ल बहुत महंगी है। कितनी? सोने का तौल लेकर आओ, तब बताऊंगा। सुनार बोला, मैं अभी लाता हूं। सुनार सोना लेकर आया। बीरबल ने तौल की डिब्बी रखी। 1 ग्राम अक्ल, 10 ग्राम सोना। पूरे बाजार में हंगामा। अरे भाई, अक्ल इतनी महंगी? बीरबल ने तो ठीक से दिमाग की दुकान खोल ली है, लेकिन सुनार को क्या? उसे तो लगा कि ये कोई जादू की चीज है। शायद 1 ग्राम अक्ल खाएगा तो सच में तेज हो जाएगा। उसने तुरंत 10 ग्राम सोना दे दिया। बीरबल ने एक छोटा सा कागज का पैकेट दिया। बहुत हल्का, इतना कि उसमें सचमुच कुछ था भी या नहीं, पता नहीं चलता था। सुनार चिल्लाया, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए, अक्ल वजन से थोड़े चलती है, काम से चलती है। भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। सुनार ने अपनी दुकान जाकर पैकेट खोला। अंदर एक कागज पर बीरबल की लिखावट। 1 ग्राम अक्ल का उपयोग कैसे करें? 1. पहली बात, कोई सौदा बिना जांच के मत करो। 2. दूसरी बात, बिना बात लालच मत करो। 3. तीसरी बात, दूसरों को मूर्ख समझना छोड़ो, वरना खुद मूर्ख बनोगे। सुनार आग बबूला हो गया। ये क्या बेचा मुझे? ये तो सलाह है, और वो भी फालतू। गुस्से में उसने कागज फाड़कर फेंक दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी दिन शाम को एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने सोने की 5 ईंटें दिखाईं। दीनचंद, ये ईंटें गर्म पड़ गई हैं, थोड़ा ठंडा करके तौल दो। सुनार ने लालच में कहा, ठीक है, 5 मिनट में कर दूंगा। लेकिन ईंटें असली नहीं थी। अंदर से खोखली, ऊपर सोने की परत। लेकिन दीनचंद तो दीनचंद, जल्दी जल्दी ठंडा करने के चक्कर में परत पिघल गई। अंदर से निकला पत्थर, मिट्टी और सीसा। व्यापारी चिल्लाया, मेरे सोने की ईंटें पिघला दी। तूने चोरी की है। नन्ही सेठ जी, ये तो नकली थी। तो तू कह रहा है मैं चोर हूं? सुनार की हालत खराब। मामला सीधे दरबार पहुंचा। अकबर दहाड़े, दीनचंद, तुम पर 2 आरोप है। 1, नकली सोना पिघलाने का। 2, व्यापारी को चोर कहने का। बताओ, सच क्या है? दीनचंद रोने लगा। जहांपनाह, वो ईंटें असली नहीं थी, लेकिन मैं लालच में जांच करना भूल गया। अकबर बोले, तो तुमने अपनी मूर्खता की वजह से व्यापारी को आरोपी बनाया? सुनार पसीने पसीने। भीड़ में खड़े सभी लोग हंसी रोक रहे थे। तभी बीरबल आगे आए। जहांपनाह, मैं कुछ कह सकता हूं? बोलो बीरबल। बीरबल बोले, इस सुनार ने आज सुबह मुझसे 1 ग्राम अक्ल खरीदी थी, पर उसने उसका उपयोग नहीं किया। अगर करता तो पहला नियम लागू हो जाता, कोई सौदा बिना जांच के मत करो। दरबार में ठहाका। अकबर भी मुस्कुराए। तो ये हुआ कि इसने अक्ल खरीदी, पर इस्तेमाल नहीं की। बीरबल, जी हां, जहांपनाह, ये जैसे सोना तौलता है, वैसे ही अक्ल को भी तौलना चाहता था। अकबर ने फैसला दिया। दीनचंद,
तुम व्यापारी को 50 अशर्फिया दोगे और बीरबल को 10 अशर्फिया, और कि उनकी दी हुई अक्ल का तुमने दुरुपयोग किया। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। सुनार रोते रोते बोला, जहां पनाह, क्या बीरबल मुझे दोबारा अक्ल बेच सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए, बेच सकता हूं, पर कीमत दोगुनी होगी। सब हंस दिए। सुनार बेहोश होते होते बचा। जब सुनार जा रहा था, बीरबल ने उसे चुपके से वही फटा हुआ कागज वापस दिया और बोले, इसे संभाल कर रखो। सोना खोने से ज्यादा अक्ल खोना महंगा पड़ता है। सुनार ने कागज देखकर गहरी सांस ली। बीरबल जी, अब समझ आया, सच में अक्ल का वजन नहीं होता, मगर उसकी कीमत सोने से ज्यादा होती है। कहानी का नैतिक संदेश, मोरल, अगर जीवन में अक्ल का उपयोग नहीं किया तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। लालच इंसान को वही गिराता है जहां से वो ऊंचा उठना चाहता है। सलाह का मूल्य उसके उपयोग में है, उसके वजन में नहीं। एक दिन बादशाह अकबर का शाही दरबार हमेशा की तरह ठाठ बाट से सजा हुआ था। रंग बिरंगी पगड़ियां, झिलमिलाते मोती, दरबारियों की फुसफुसाहटें, कभी कभी उठती खिलखिलाहटें, और बीच में सोने जड़े तख्त पर अकबर शान से बैठे थे। बीरबल एक तरफ अपनी जगह पर बैठे दरबार की हलचल को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चतुरबाज आसमान से सब पर नजर रखता हो। उसी समय दरबार के फाटक पर अचानक हंगामा मच गया। घोषक ऊंची आवाज में बोला, घोषणा, 4 विद्वान पंडित दूर दूर के राज्यों से बादशाह हिंद अकबर के दरबार में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने आए हैं। अंदर आते ही चारों पंडितों ने ऐसा प्रवेश किया मानो धरती के नीचे से ज्ञान के पहाड़ खुद चलकर आए हों। पहला पंडित, पंडित धुरंधर शास्त्री, लंबी दाढ़ी, मोटा तिलक, हर वाक्य में संस्कृत के 3-4 शब्द ठूंसे बिना चैन नहीं। दूसरा, पंडित त्रिलोकीनाथ मिश्र, दुबला पतला, पर मूंछें ऐसी मानो हर बात पर तनी ही रहेंगी। तीसरा, पंडित भवानी प्रसाद चतुर्वेदी, गोलमटोल, पेट आगे, चाल थोड़ी पीछे, पर दावा, मेरे जैसा वेद पारंगत कोई नहीं। और चौथा, पंडित हरिपाल जोशी, सबसे कम उम्र का, पर अकड़ सबसे ज्यादा, जैसे खुद को चारों वेदों का वॉकिंग संस्करण समझता हो। चारों ने एक साथ दंडवत प्रणाम किया, फिर सीधे खड़े होकर छाती तान ली। अकबर मुस्कुराए, आइए पंडितों, आपका स्वागत है। सुना है आप सब बहुत विद्वान हैं। तभी शुरू हो गया असली तमाशा। पहला पंडित धुरंधर बोला, जहांपनाह, विद्वान शब्द मेरे लिए छोटा है, मैं तो स्वयं चलता फिरता ज्ञानकोश हूं। दूसरा त्रिलोकीनाथ तुरंत बोला, अरे नहीं महाराज, अगर कोई सच्चा विद्वान है तो वो मैं हूं। ये तो बस श्लोक याद करके चलती टेप रिकॉर्डर बन गए हैं। तीसरा भवानी प्रसाद हंसकर बोला, तुम दोनों बच्चे हो ज्ञान में, असली विद्वान वो जो मोटे मोटे ग्रंथ खा जाए, मेरा मतलब पड़ जाए। और ये पेट देख रहे हैं, ये सिर्फ रोटी नहीं, ज्ञान से भी भरा है। चौथा हरिपाल नाक ऊपर करके बोला, आप सब पुराने जमाने के हैं, असली ज्ञान तो मुझ में है। मैं नए विचारों वाला पंडित हूं, शास्त्र भी जानता हूं और राजनीति भी। चारों एक दूसरे को नीचा दिखाने में ऐसे लग गए कि दरबार में बैठे लोग हंसी रोक रोक कर पसीना पोंछने लगे। अकबर ने भौं उठाई, तो आप चारों में से सबसे बड़ा विद्वान कौन है? चारों एक साथ बोले, मैं। अकबर ने धीरे से बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में वही पुरानी शरारत चमक उठी। मामला मजेदार होने वाला था। दरबार के कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को अलग बुलाया। बीरबल, ये चारों पंडित खुद को सबसे बड़ा विद्वान मान रहे हैं, इतना झगड़ा कर रहे हैं कि दरबार का माहौल बिगड़ जाएगा। पर ध्यान रहे, इन्हें अपमानित भी न करें। आखिर चारों दूर दूर से आए हैं। बीरबल ने आदर से कहा, जहांपनाह, चारों पंडित विद्वान से ज्यादा अभिमानित लगते हैं। ज्ञान हो तो शांत होता है, घमंड हो तो शोर करता है।
इजाजत दें तो इनकी विद्वत्ता की ऐसी परीक्षा लूंगा कि इन्हें खुद अपना अज्ञान दिखने लगेगा। अकबर ने हंसकर कहा, बस इतना ध्यान रखना, तमाशा भी हो, सीख भी। तुम्हारे खेलने का मैदान तैयार है, बीरबल। बीरबल ने नम्रता से झुककर कहा, हुजूर, अब देखिएगा चारों की बहस कैसे उनकी कमजोरी खोलती है। अगले ही दिन दरबार में खास बैठक बुलाई गई। चारों पंडितों को बीच में बैठाया गया। आसपास दरबारी, सेनापति, काजी, वजीर सब मौजूद थे। अकबर गद्दी पर, बीरबल उनके पास खड़े। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम ये तय करेंगे कि आप चारों में सबसे बड़ा विद्वान कौन है, लेकिन फैसला होगा बीरबल की परीक्षाओं के अनुसार। आप सबको मंजूर है? चारों पंडितों ने गर्दन ऊंची करके कहा, हमें मंजूर है, हम किसी से कम नहीं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर शुरू करें चार अज्ञानी पंडितों की बहस की न्याय यात्रा। चारों पंडित साथ में चौंक पड़े। क्या कहा? अज्ञानी? बीरबल ने सहज चेहरा बनाए कहा, अरे ये तो सिर्फ नाम है, असली बात तो परीक्षा के बाद पता चलेगी कि आप सच में विद्वान हैं या नहीं। दरबार में धीमी हंसी गूंजी। चारों पंडितों ने एक दूसरे को देखा, पर अभी चुप रहने में ही भलाई समझी। बीरबल ने पहला सवाल रखा। चारों पंडितों से पहला प्रश्न, यदि किसी गांव में 5 गधे और 4 पंडित हो तो कुल कितने समझदार जीव होंगे? चारों एक साथ चौंक गए। धुरंधर बोले, ये कैसा प्रश्न है? गधे को समझदार क्यों मान रहे हो? बीरबल ने मासूमियत से कहा, क्यों? आप चारों तो खुद को इतना बड़ा विद्वान मानते हैं। गधा आपसे कम नहीं है, बोझ बिना शिकायत उठाता है, किसी से बहस नहीं करता और जितना जानता है उससे ज्यादा दिखावा नहीं करता। दरबार हंसी से गूंज उठा। चारों पंडितों के चेहरे लाल हो गए। त्रिलोकीनाथ बोले, ये तो तानाखींची है, परीक्षा नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक है, पहला प्रश्न भूल जाइए, अगला सवाल ज्ञान का होगा। बीरबल बोले, आप चारों शास्त्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक श्लोक शुरू करता हूं, आप में से हर एक उसका अगला भाग बोलेगा, पर शर्त यह है कि श्लोक का अर्थ भी समझाएगा। जो सिर्फ रटकर बोलेगा उसे विद्वान नहीं, तोता माना जाएगा। बीरबल ने एक प्रसिद्ध वेद मंत्र की पहली पंक्ति बोली। धुरंधर ने दूसरे भाग का उच्चारण बड़े ठाठ बाट से कर दिया। संस्कृत की धारा बहन निकली। बीरबल ने पूछा, बहुत सुंदर, अब इसका अर्थ बताइए। धुरंधर हकलाने लगा, अर्थ सबको पता है, बस अभी गला सूख गया है। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। अब बारी आई त्रिलोकीनाथ की। उसने दूसरा श्लोक सुनाया, पर अर्थ पूछने पर बोला, इतना गूढ़ अर्थ शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे तो अनुभव से समझा जाता है। बीरबल ने तीसरे भवानी प्रसाद से भी पूछा। उसने कुछ शब्द उल्टे सीधे जोड़ दिए और अर्थ बताते बताते खुद ही उलझ गया। अब चौथे हरिपाल की बारी थी। वो बोला, बीरबल जी, शास्त्र की बातें शास्त्रज्ञों के बीच होती है। ये राजदरबार मनोरंजन का स्थान है, शास्त्रार्थ का नहीं। यहां अर्थ बताने से शास्त्र की गरिमा कम हो जाएगी। अब की बार पूरा दरबार ठाका मारकर हंस पड़ा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो मतलब चारों पंडित श्लोक तोते की तरह रटते हैं, पर अर्थ पर आते ही सबकी जुबान गड़बड़ा जाती है। बीरबल ने नम्र होकर कहा, जहांपनाह, अभी तो ये हल्का व्यायाम था, असली कसौटी अभी बाकी है। चारों पंडितों की गर्दन थोड़ी झुक गई, लेकिन हट अभी भी बाकी था। बीरबल ने कहा, अब शास्त्र नहीं, जमीन की बात करेंगे। मान ले, एक गरीब किसान के घर आग लग जाती है। उसके पास सिर्फ 2 चीजें हैं। एक, उसके पूर्वजों की पुराने ग्रंथों की पोटली। 2, उसके बच्चों की थोड़ी सी रोटी। वो आग से सिर्फ एक ही चीज बचा सकता है। उसे क्या बचानी चाहिए? धुरंधर बोले, बिल्कुल स्पष्ट है, ग्रंथों की पोटली। शास्त्र बचे तो सब बचेगा।
त्रिलोकीनाथ ने कहा, नहीं, शास्त्रों के साथ रोटी भी है, उसे बच्चों को साथ लेकर ग्रंथ उठाने चाहिए। भवानी प्रसाद ने गंभीरता से कहा, वो पहले ग्रंथ बचाए, फिर रोटी बनाए। भूख तो हर दिन लगती है, पर ग्रंथ दुर्लभ है। हरिपाल बोला, इन सब की सोच पुरानी है। किसान को अपना सिर बचाना चाहिए। सिर बचेगा तो ग्रंथ और रोटी दोनों आ सकते हैं। चारों के जवाबों में चतुराई थी, पर दिल कहीं गायब था। बीरबल शांत रहे, फिर धीरे से बोले, अगर आप चारों के हाथ में फैसला होता तो बेचारे किसान के बच्चों का क्या होता? वो भूखे, रोते हुए आग की लपटों के बीच अकेले खड़े रहते। उन्होंने दरबार की ओर मुड़कर कहा, मेरी नजर में सच्चा ज्ञान वो है जो जीवित प्राणियों को ग्रंथों से ज्यादा महत्व दे। एक सच्चा पंडित होता तो कहता, पहले बच्चों को बचाओ, फिर रोटी, फिर अगर मौका मिले तो ग्रंथ। जो शास्त्र इंसानियत से बड़ा हो जाए, वो शास्त्र नहीं, अहंकार का तकिया बन जाता है। अब की बार चारों पंडितों के चेहरों का रंग बदल गया। कुछ कुर्सियों पर बैठे दरबारी चुपचाप सर हिला रहे थे। चारों पंडितों की बहस अब धीमे सुर में आने लगी। बीरबल ने अब थोड़ा स्वादिष्ट जाल बिछाया। उन्होंने रसोइया बुलाया और कहा, आज चारों पंडितों के लिए खास प्रसाद तैयार होगा, हलवा। कुछ ही देर में गर्म गर्म हलवे की 4 थालियां आई। हर थाली अलग थी। पहली में बहुत कम हलवा, पर ऊपर खूब मेवे और सजावट। दूसरी में मध्यम मात्रा, हल्का फुल्का मेवा। तीसरी में साधारण हलवा, न सजावट न मेवे। और चौथी में बहुत सारा हलवा, पर थोड़ा सा मेवा ऊपर से। बीरबल बोले, आप चारों विद्वान हैं, लेकिन साथ ही वैरागी भी होंगे, इसलिए सबसे कम लोभ वाला विकल्प चुनिए। जो सच्चा पंडित होगा वो सादगी चुनेगा, दिखावा नहीं। धुरंधर ने सोचा, इतने लोगों के सामने कम चुनूंगा तो लोग कहेंगे, देखो पंडित जी कितने त्यागी हैं। वो बोला, मैं तो ये तीसरा वाला साधारण हलवा ही लूंगा, मुझे दिखावा पसंद नहीं। त्रिलोकीनाथ ने सोचा, अगर बहुत कम लिया तो भूख लगेगी, ज्यादा लिया तो लोग कहेंगे, कितना लालची है। बीच वाला ठीक रहेगा। वो बोला, मुझे दूसरा वाला दे दीजिए। भवानी प्रसाद ने अंदर अंदर पेट पर हाथ फेरा। हलवा ज्यादा हो तो कुछ मेवे कम भी चलेगा। वो बोला, चौथा वाला प्रसाद मेरे भाग में आए। अब बच गया पहला, कम हलवा ज्यादा सजावट वाला। हरिपाल ने तुरंत कहा, मुझे वही दीजिए, मैं तामझाम नहीं, भव्यता का प्रेमी हूं। थोड़ी चीज, पर शान से। पूरे दरबार के सामने चारों थालियां उनके सामने रख दी गई। बीरबल हंसे बिना न रह सके। आप चारों ने लोभ और दिखावे का जो सुंदर मिश्रण चुना है, उससे तो पूरा शास्त्र लिख सकते हैं। किसी ने त्याग दिखाने के लिए साधारण थाली चुनी, पर अंदर मन हलवे के लिए ही ललचा। किसी ने पेट के लिए अधिक लिया, किसी ने दिखावे के लिए सजावट। पर सच्चा पंडित क्या करता? अकबर उत्सुक हुए, तो सच्चा पंडित क्या करता बीरबल? बीरबल ने कहा, वो पहले ये पूछता, बाहर दरवाजे पर जो गरीब खड़े हैं, उन्हें हलवा मिला या नहीं? अगर नहीं मिला तो पहले वो उनके लिए मंगवाता, फिर खुद कुछ लेता। ज्ञान का पहला नियम है, अपने पेट से पहले दूसरे की हालत देखना। अब की बार कुछ दरबारी सिर झुका चुके थे। चारों पंडितों ने अपनी थालियों की तरफ देखा, फिर नीचे नजर झुका ली। अब बीरबल ने सबसे रोचक हिस्सा शुरू किया। उन्होंने बीच में एक छोटा सा चबूतरा बनवाया और कहा, अब आप चारों स्वयं अपनी विद्वत्ता साबित करेंगे। आप चारों के बीच शास्त्रार्थ होगा। विषय है, सबसे बड़ा कौन, ज्ञान, धन, शौर्य या विनम्रता? आप चारों बारी बारी से अपना पक्ष रखें। धुरंधर पंडित पहले बोले, सबसे बड़ा ज्ञान है। धन, शौर्य, विनम्रता सब ज्ञान के बिना अधूरे हैं। ज्ञान हो तो सबको मार्ग मिलता है, वेद कहते हैं। फिर उन्होंने 2-3 श्लोक झट से सुना दिए, आधे सही आधे गलत, पर आवाज में जोश पूरा।
त्रिलोकीनाथ बोले, नहीं, सबसे बड़ा शौर्य है। जहां शौर्य नहीं, वहां ज्ञान का प्रयोग कौन करेगा? बिना वीरता के ज्ञान किताबों में कैद हो जाएगा। भवानी प्रसाद ने कहा, सबसे बड़ा धन है। धन से ही मंदिर बनते हैं, गुरुकुल चलते हैं, यज्ञ होते हैं। बिना धन के ज्ञान भी भूखा रह जाएगा। हरिपाल ने मूछें तान के कहा, तीनों गलत है। सबसे बड़ी विनम्रता है। बिना विनम्रता के ज्ञान, धन और शौर्य तीनों घमंड में बदल जाते हैं। अब होने लगा असली हंगामा। धुरंधर बोले, तुम्हारी विनम्रता तो तुम्हें जन साधारण बना देगी। त्रिलोकीनाथ बोले, धन के बिना विनम्रता की कोई कीमत नहीं। भवानी ने कहा, शौर्य के बिना तो धन और ज्ञान की रक्षा ही नहीं होगी। हरिपाल ने पलटवार किया, तुम तीनों की बातों में सिर्फ मैं है, किसी में हम नहीं। यही तुम्हारी अज्ञानता है। चारों आपस में उलझ गए। आवाजें तेज, हाथ हिल रहे थे, पगड़ियां तिरछी, तिलक बहने को तैयार। अब पूरा दरबार हंसी रोक कर आधा झुक गया था। अकबर ने बीरबल से फुसफुसाकर पूछा, अब तुम्हारा फैसला क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बस हुजूर, बहस अपने चरम पर पहुंच गई है। अब असली न्याय की घड़ी है। बीरबल उठे, हाथ उठाकर बोले, खामोश। आवाज में ऐसी गूंज थी कि चारों पंडित भी चुप हो गए। बीरबल ने कहा, आज की पूरी परीक्षा में हमने क्या देखा? श्लोक याद थे, अर्थ नहीं। गरीब किसान के बच्चों से ज्यादा ग्रंथ प्यारे लगे। हलवा देखते ही त्याग पीछे और पेट व दिखावा आगे आ गया। और अभी ज्ञान, धन, शौर्य, विनम्रता पर चर्चा करते करते चारों ने अपने व्यवहार से खुद साबित कर दिया कि इनमें से किसी के अंदर सच्चा ज्ञान, सच्चा शौर्य, सच्चा धन या सच्ची विनम्रता पूरी तरह नहीं है। चारों पंडितों के चेहरे फीके पड़ गए। बीरबल ने आगे कहा, चारों खुद को बड़ा विद्वान मानते हैं, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि सच्चा विद्वान वो होता है जो सबसे पहले खुद को अपूर्ण माने, दूसरों को सुनने की क्षमता रखे और बहस से ज्यादा समझ को महत्व दे। आप चारों की बहस में मैं सही था। हम सब सीख सकते हैं, कहीं नहीं था। इसीलिए इस शास्त्रार्थ का नाम मैंने पहले ही रख दिया था, चार अज्ञानी पंडितों की बहस। अकबर हंस पड़े, पर चेहरे पर गंभीरता भी थी। धुरंधर धीरे से बोले, तो क्या हम सचमुच अज्ञानी हैं, बीरबल जी? बीरबल ने नरमी से कहा, अज्ञानी वो नहीं जो कम जानता हो। अज्ञानी वो है जो मानता हो कि मैं सब जानता हूं। आप सब में ज्ञान है, पर उससे ज्यादा घमंड है। अगर घमंड कम कर दें तो आपका ज्ञान चमक उठेगा। अब की बार चारों पंडितों की आंखें सच में नम हो गई। त्रिलोकीनाथ ने सिर झुकाकर कहा, हमने सोचा था यहां आकर अपनी विद्वत्ता का डंका बजाएंगे, पर आज तो अपनी कमी का आईना दिख गया। भवानी प्रसाद ने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है मेरा पेट ज्ञान से ज्यादा अहंकार से भरा था। हरिपाल बोला, और मैं खुद को नया विचार वाला कहता रहा, पर असल में पुराने घमंड की नई पैकिंग भर था। चारों एक साथ बोले, बीरबल जी, हमें माफ कीजिए। हम वादा करते हैं, अब जहां जाएंगे पहले सीखेंगे, फिर सिखाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तो सच्चा ज्ञान है, अपनी गलती को पहचानना और बदल जाना। अकबर तख्त से उठे और बोले, आज बीरबल ने सिर्फ चार पंडितों को नहीं, हम सबको एक सीख दी है। शाही फरमान है, इन चारों पंडितों को अपमानित न समझा जाए, बल्कि सीख लेकर बदले हुए पंडित कहा जाए। ये जहां भी जाए बताएं। अकबर के दरबार में उन्हें उनकी औकात नहीं, उनका असली मार्ग दिखाया गया। दरबार तालियों से गूंज उठा। चारों पंडितों ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। बाहर जाते हुए भवानी प्रसाद ने धीरे से कहा, आज पहली बार लगा कि हम सच में कुछ नहीं जानते। हरिपाल हंस पड़ा, और पहली बार लगा कि अब सच में सीखना शुरू करेंगे। बाहर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा था,
जो विद्यालय खोलने के लिए दान मांग रहा था। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और अपनी अपनी पोटली से पैसा निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिया। धुरंधर बोले, अब शास्त्रों का उपयोग बहस के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए करेंगे। कहानी की मस्त सीख, मोरल, सच्चा पंडित या विद्वान वो नहीं जो श्लोक जोर से बोले, बल्कि वो है जो शब्दों का अर्थ अपने व्यवहार में उतारे। जिस ज्ञान से इंसान में विनम्रता ना आए, वो ज्ञान नहीं, सिर्फ रटा हुआ अहंकार है। सीखना तब शुरू होता है जब हम स्वीकार कर ले, मैं सब नहीं जानता। और इस तरह 4 अज्ञानी पंडितों की बहस बादशाह अकबर के दरबार की एक ऐसी कहानी बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को ये बताती रही कि एक दिन बादशाह अकबर का शाही दरबार ठहाकों से गूंज रहा था। दरबारी इतने जोर से हंस रहे थे कि कुछ की पगड़ी टेढ़ी हो गई, कोई दाढ़ी सहला रहा था, कोई पेट पकड़कर दोहरा हुआ जा रहा था। बीच में अकबर एक तरफ से दूसरी तरफ झूलती राजगद्दी पर बैठे हंसते हंसते आंसू पोंछ रहे थे। हंसी की वजह कोई और नहीं बल्कि अकबर का घमंडी साला महाराज विजय सिंह था। विजय सिंह, जो महारानी का भाई था, दूर के एक छोटे राज्य का राजकुमार था, लेकिन उसके घमंड का साम्राज्य किसी भी नक्शे में नहीं समा सकता था। वो छाती तानकर बोला, जहां पनाह, आपकी मुगलिया सल्तनत बड़ी होगी, पर अक्ल के मामले में मैं यहां सबसे आगे हूं, यहां तक कि आपके मशहूर बीरबल से भी। शांत दरबार में अचानक खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बीरबल मुस्कुरा दिए। अकबर की भौं हल्की सी उठी। अकबर ने शरारती अंदाज में कहा, साला है, कुछ तो घमंड करेगा ही। पर विजय सिंह, जुबान जरा संभाल कर, बीरबल से ज्यादा अक्ल की बात कर दी तुमने। विजय सिंह ने अपनी रेशमी पगड़ी को और तिरछा करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं साबित करके दिखा सकता हूं, बस हुक्म कीजिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। ठीक है विजय सिंह, अगर तुम सच में बीरबल से ज्यादा अक्लमंद हो तो आज से 3 दिन में पूरे दरबार के सामने साबित कर दो। विजय सिंह ने ठाठ से कहा, 3 दिन और बीरबल? जहांपना, मुझे तो 3 घंटे भी काफी है, पूरा दरबार हूं। करके हंस पड़ा। बीरबल बस मुस्कुराए और चुप रहे। बीरबल की चुप्पी और अकबर की चिंता। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, ये मेरा साला है, खून का रिश्ता है, इसे सबक तो सिखाना है, लेकिन मेरी बेगम का भी दिल नहीं तोड़ना। देखना, बात इज्जत की रहे, लड़ाई की नहीं। बीरबल ने आदर से कहा, जहां पनाह, आप केवल हुक्म दीजिए, आपका साला खुद अपने घमंड की तलवार से अपना नाक काट कर रख देगा, मैं बस दर्पण पकड़ूंगा। अकबर हंस पड़े। बस इतना ध्यान रखना, बेगम को लगे कि हमने उसके भाई को सुधार दिया है, अपमान नहीं। बीरबल ने आंखें सिकोड़ कर कहा, हुजूर, सबक भी मिलेगा, तमाशा भी होगा, हंसी भी आएगी, और अंत में आपकी बेगम को लगेगा कि उनका भाई नया जन्म दिया। दूसरे दिन विजय सिंह महल के बाग में टहलते हुए सैनिकों, सेवकों और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को अक्ल सिखा रहा था। तुम लोग ऐसे चलते हो, तुम ऐसे बात करते हो, तुम ऐसे खड़े होते हो, अरे शाही महल में हो, कुछ तो रॉयल्टी सीखो मुझसे। एक बूढ़ा माली जो वर्षों से बाग संवारता था हिम्मत करके बोला, महाराज, हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही चलना बोलना जानते हैं, हमारी अक्ल घास काटने में तो काम आती है, सिंहासन पर बैठने में नहीं। विजय सिंह तमतमा गया, तुम्हारी ये जुबान, तुम्हें तो मैं अभी खजाची के हवाले करवा। उसी समय बीरबल वहां पहुंचे। वो दूर से तमाशा देख रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए बोले, महाराज विजय सिंह, आपने तो अक्ल की ऐसी मिसाल दी है कि अब पेड़ भी डर के मारे सीधे खड़े हो गए हैं। विजय सिंह ने तंज कसा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी लोगों को हंसा सकती है, पर अक्ल तो फिर भी मेरी ज्यादा है। चलो एक खेल करते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम अक्लमंद हो, नहीं तो
तुम दरबार में खुद मानोगे कि मैं तुमसे तेज हूं। बीरबल मुस्कुराए। जो आपके दिल को सुकून दे वही सही, लेकिन एक शर्त मेरी भी होगी। क्या? ये खेल आपकी शर्तों पर नहीं, मेरी शर्तों पर चलेगा। जगह, समय और तरीका मैं तय करूंगा। आप केवल हां कह दीजिए। विजय सिंह ने बिना सोचे हां कर दी। मंजूर है, मैं तो हर मैदान में तैयार हूं। उस रात बीरबल अपने घर की छोटी लाइब्रेरी में बैठे दीपक की लौ को घूरते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके सामने अखबार, हिसाब की बही और दरबार के अलग अलग रजिस्टर खुले पड़े थे। घमंडी साला, अक्ल अपनी दिखाना चाहता है। बीरबल बड़बड़ाए। तो उसकी अक्ल वहीं पर मापनी होगी जहां वो खुद भरोसा करता हो, यानी अपने राजसी दिमाग पर। एक, जानकारी इकट्ठा करना। बीरबल ने अगले दिन से चुपचाप अपने जासूसों को लगा दिया। कौन कौन विजय सिंह से परेशान है, किन किन जगहों पर उसने अपनी अक्ल का रोब झाड़ा, और सबसे जरूरी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ ही घंटों में पता चल गया। उसे अपने घोड़े पर बेइंतहा घमंड है। मेरे जैसा घोड़ा पूरे हिंदुस्तान में नहीं। वो अपने राज्य की छोटी छोटी जीतों को बड़ा चढ़ाकर सुनाता है, और सबसे ज्यादा उसे ये भ्रम है कि वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता है। बीरबल की आंखों में शरारत चमकी। अच्छा, दिमाग पढ़ने वाला राजकुमार, तो फिर खेल तो यही बनेगा। 2, योजना बनना। बीरबल ने 3 बातों पर फैसला किया। 1, खेल ऐसा होगा जिसमें दिमाग पढ़ने का दावा खुद ही उसके गले की फांस बन जाए। 2, अकबर और बेगम दोनों को अंत में लगे कि सुधार हुआ, अपमान नहीं। 3, जनता भी इतनी हंसे कि इस किस्से को पीढ़ियां याद रखें। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। 3 सवाल, 3 मौके और एक बड़ा तमाशा। तीसरे दिन शाही दरबार में विशेष घोषणा हुई। अकबर शाही वस्त्रों में, बेगम जालीदार पर्दे के पीछे, दरबारी कतार में, और बीच में चमकते कालीन पर 2 कुर्सियां। एक पर विजय सिंह, दूसरी पर बीरबल। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज हम सबके सामने एक दिलचस्प मुकाबला होगा। हमारे प्रिय साले साहब विजय सिंह का दावा है कि उनकी अक्ल बीरबल से भी तेज है। बीरबल ने इस दावे की परीक्षा के लिए एक बुद्धि परीक्षा तैयार की है। जो जीतेगा वही अक्लमंद कहलाएगा। विजय सिंह उठ खड़ा हुआ। जहांपना, मैं तैयार हूं। और हां, एक बात, अगर मैं जीत गया तो आप बीरबल की जगह मुझे मुख्य सलाहकार बनाएंगे। दरबार में सांस रुक गई। सभी की नजर अब अकबर पर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये शर्त मंजूर करता हूं। बस एक और बात जोड़ दूं। अकबर, बोलो। बीरबल, अगर महाराज विजय सिंह हार गए तो उन्हें सबके सामने ये मानना होगा कि वे घमंडी थे, और फिर से विनम्र होकर सीखने की कसम खाएंगे। अकबर मुस्कुराए। मंजूर है, दोनों तरफ से शर्त तय। अब शुरू हो खेल। बीरबल ने एक थाली मंगवाई, उसके ऊपर रेशमी कपड़ा डलवाया। महाराज विजय सिंह, आप तो कहते हैं कि लोगों के दिमाग पढ़ सकते हैं। ये थाली में जो रखा है उसका अंदाजा लगा लीजिए। विजय सिंह ने आंखें बंद की, नाक से हवा सूंघी, थोड़ी देर ध्यान लगाया, फिर बोले, इसमें कुछ खाने की चीज है, मीठी। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। बीरबल मुस्कुराए। सही कहा, खाने की चीज है, मीठी भी है, पर यह तो पूरा जवाब नहीं हुआ। बताए क्या है? विजय सिंह ने ज्यादा ड्रामा करते हुए कहा। ये बादाम की बर्फी है। बीरबल ने कपड़ा हटाया। अंदर बूंदी के लड्डू रखे थे। दरबार हंस पड़ा। अकबर ने पूछा, गलत हो गया महाराज? विजय सिंह संभलते हुए बोला, अरे, मैं तो बस परीक्षा ले रहा था कि आप लोग कितना भरोसा करते हैं मेरी बात पर। बीरबल ने नम्रता से कहा, कोई बात नहीं महाराज, पहला दौर तो बस हल्का फुल्का था, असली खेल अगला है। बीरबल ने अब 3 व्यक्ति दरबार में बुलवाए।
एक एक गरीब किसान, दो एक छोटा व्यापारी, तीन एक सैनिक। बीरबल ने घोषणा की। इन तीनों में से एक ने कल झूठ बोला और दो ने सच। महाराज विजय सिंह का दावा है कि वे लोगों के दिमाग पढ़ सकते हैं, तो इन्हें पहचानना होगा किसने झूठ बोला। तीनों से अलग अलग सवाल पूछे गए। बीरबल ने पहले से इनसे बात करके पूरी कहानी सेट कर दी थी। किसान, जो बहुत डरा हुआ दिख रहा था, दरअसल सच बोलने वाला था। व्यापारी, जो बहुत आत्मविश्वास से भरा था, वही झूठा था। सैनिक सीधा सादा था, लेकिन उसके जवाब आधे अधूरे थे, फिर भी सच थे। विजय सिंह ने उनका चेहरा, चाल ढाल देखी। उसने ताली बजाकर कहा, यह तो बच्चों का खेल है। साफ पता चल रहा है ये गरीब किसान झूठ बोल रहा है। इसके चेहरे पर डर है, आंखें झुकी है। ये कभी सच नहीं बोल सकता। दूसरा व्यापारी, वो तो बहुत ईमानदार लग रहा है। सैनिक तो वैसे ही बेवकूफ लग रहा है, लेकिन वो भी सच बोल रहा है। बीरबल ने धीरे से कहा, तो आपका फैसला, किसान झूठा, व्यापारी और सैनिक सच्चे? विजय सिंह ने गर्व से कहा, जी हां। बीरबल ने दस्तावेज उठाया जो पहले से लिखवाया था। जहां पनाह रिकॉर्ड गवाही के मुताबिक किसान और सैनिक ने सच बोला था और व्यापारी झूठा था। अब की बार पूरा दरबार पहले से भी ज्यादा जोर से हंसा। विजय सिंह के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। अकबर ने मजाक में कहा, साले साहब, अभी तक तो आपकी दिमाग पढ़ने की विद्या सिर्फ गलती ही पढ़ रही है। विजय सिंह ने खुद को संभालने की कोशिश की। अभी आखिरी दौर बाकी है, जहां पनाह, वही असली फैसला होगा। बीरबल ने धीरे से कहा, बिल्कुल, तीसरा दौर ही असली है, और उसी में सच का दर्पण सबसे साफ दिखाई देगा। अब बीरबल की असली चाल शुरू होने वाली थी। बीरबल ने कहा, महाराज विजय सिंह को अपने घोड़े पर बड़ा घमंड है। क्यों न आखिरी परीक्षा घोड़े के साथ ही हो? विजय सिंह ने गर्व से कहा, मेरे घोड़े जैसा समझदार जानवर कहीं नहीं। वो मेरी हर बात समझता है। बीरबल ने आदेश दिया, घोड़ा दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत, ऊंचा, चमकदार घोड़ा दरबार के बीच लाया गया। उसकी गर्दन ऊंची, आंखें चमकदार और चाल राजसी थी। बीरबल ने कहा, अब खेल ये है, मैं इस घोड़े को लेकर अस्तबल ले जाऊंगा और उसके साथ कुछ करूंगा। आपको बस दूर से देखना होगा। 3 घंटे बाद आपसे इस घोड़े के बारे में 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने सही जवाब दिए, आप जीत। अगर नहीं, तो। विजय सिंह हड़बड़ा गया। घोड़े के साथ कुछ करोगे? क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, घोड़े को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ अगर होगी तो सिर्फ घमंड को। अकबर की इजाजत से बीरबल घोड़े को लेकर चले गए। अस्तबल में पहुंचकर बीरबल ने घोड़े को प्यार से सहलाया, उसे अच्छा चारा खिलाया। फिर उन्होंने अस्तबल के रखवाले से कहा, मुझे बस इस घोड़े के साथ थोड़ा समय चाहिए। तुम्हें जो आदेश दूं, वैसा ही करना। उन्होंने 3 काम किए। 1. घोड़े की पूंछ पर हल्का सा रंग लगाया, जो सिर्फ ध्यान से देखने पर दिखाई दे। 2. घोड़े के अगले पैर के खुरों को हल्का सा तेल से चमका दिया, ताकि वो बाकी घोड़ों से थोड़ा अलग दिखे। 3. फिर उसी जैसे 2 और घोड़े उसके साथ खड़े कर दिए, लगभग एक जैसी कदकाठी और रंग वाले। तीनों घोड़ों की शक्लें इतनी मिलती जुलती थी कि दूर से पहचानना मुश्किल हो जाए। फिर उन्होंने अस्तबल के रखवाले से धीरे से कहा, जब महाराज विजय सिंह आएंगे तो घोड़े तुम्हारे हाथ में होंगे, पर मुंह तुम बंद रखोगे। बात सिर्फ आंखों से होगी, जुबान से नहीं। रखवाला हंस पड़ा, बिल्कुल मालिक। 3 घंटे बाद विजय सिंह, अकबर, कुछ खास दरबारी और बीरबल अस्तबल में पहुंचे। उनके सामने 3 घोड़े पंक्ति में खड़े थे। सबका रंग लगभग एक जैसा, बनावट मिलती जुलती। अकबर ने कहा, तो साले साहब, अब आपकी बुद्धि की आखिरी परीक्षा। इन 3 में से बताइए,
आपका घोड़ा कौन सा है? और फिर उस पर 3 सवाल होंगे। विजय सिंह ने घोड़ों को घूर घूर कर देखा। पहले घोड़े के पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा, आंखों में झांका। दूसरे को देखा, तीसरे के पास गए। घमंड अभी भी जिंदा था। जहांपना, मेरा घोड़ा तो मुझे देखते ही चिन लेता है। मैं जाऊंगा, सीधा मेरे पास आएगा। वो थोड़ा पीछे हटे और आवाज लगाई, आ जा मेरे शेर। तीनों घोड़े थोड़े थोड़े हिले, लेकिन कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि बीरबल ने पहले से घोड़े को खूब खिला पिलाकर ऐसा बना दिया था कि वो आलस में था, और बाकी घोड़े भी उसी तरह खड़े रहने के आदी थे। अब विजय सिंह के माथे पर पसीना छलक उठा। उन्होंने घोड़ों के चारों तरफ चक्कर लगाए, कभी कान देखे, कभी पूंछ, कभी पैर, पर उनकी नजर तेज नहीं, बस घमंडी थी। उन्हें पूंछ के हल्के रंग और आगे के पैरों के चमकते खुर नजर ही नहीं आए। आखिर उन्होंने हाथ उठाकर कहा, पहला घोड़ा ही मेरा है। बीरबल ने अस्तबल के रखवाले की ओर देखा। रखवाले की मुस्कान बता रही थी कि जवाब गलत है। बीरबल ने कहा, आपको पूरा यकीन है महाराज? विजय सिंह ने घबराकर कहा, हां, यही मेरा घोड़ा है। मैं बचपन से इसे पहचानता हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, तो अब नियम के अनुसार आपके सामने 3 सवाल रखे जाएंगे, और हर सवाल आपके दावे की पोल खोलेगा। सवाल 1, अगर यह आपका घोड़ा है तो इसके दोनों आगे के खुर कल तक वैसे ही थे जैसे आज हैं? विजय सिंह ने बिना सोचे कहा, हां, बिल्कुल वैसे ही। बीरबल ने रखवाले से कहा, जरा लाओ वो दूसरा रिकॉर्ड। रखवाले ने बताया, जहांपना, महाराज विजय सिंह का असली घोड़ा तो ये तीसरा है, जिसके आगे के खुरों पर आज ही तेल लगा है। पहले वाले के खुर पर तेल नहीं। बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही किया गया। दरबारियों के मुंह से अनचाहा ओहो निकला। विजय सिंह के कलेजे को झटका लगा। सवाल 2, बीरबल ने कहा, महाराज, आपके घोड़े की पूंछ हमेशा एक जैसी रही है ना? आप तो उसे रोज सहलाते रहे हैं। हां, हां। क्यों? बीरबल घोड़े के पीछे गए, उसकी पूंछ हल्की सी उठाई। हल्के रंग का निशान साफ दिख रहा था। ये रंग कब से लगा रहे हैं आप? और आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, जबकि आप दावा करते हैं कि आपका घोड़ा आपका जिगरी दोस्त है? अब तो कुछ दरबारी हंसी रोक ही नहीं पाए। विजय सिंह बुरी तरह पसीने पसीने। मैं, वो। दरअसल सवाल 3 सबसे बड़ा। अब बीरबल गंभीर हो गए। अंतिम सवाल, महाराज, अगर आप अपने ही घोड़े को सही से नहीं पहचान पाए, अगर आप उस पर ध्यान ही नहीं रखते, अगर आपकी नजर इतनी सतही है कि हल्का रंग, चमकते खुर और चाल में फर्क तक आप न पकड़ पाए, तो आप इंसानों के दिमाग कैसे पढ़ लेते हैं? ये सवाल ऐसा पड़ा कि पूरा अस्तबल, पूरा दरबार, हवा तक चुप हो गई। कुछ ही सेकंड बाद अकबर बेकाबू होकर हंस पड़े। वाह बीरबल, आज तो मजा ही आ गया। अब शर्त के मुताबिक फैसला करना था। अकबर ने शाही आवाज में कहा, महाराज विजय सिंह, आप पहला दौर हार गए, दूसरा दौर भी हार गए, तीसरे दौर में तो अपने ही घोड़े से हार गए। अब बताएं, क्या मानते हैं कि आपकी अक्ल बीरबल से कम 2 घोड़े पीछे दौड़ रही है? पूरा दरबार मुस्कुरा रहा था, पर इंतजार कर रहा था। क्या वो सच में मानेंगे? विजय सिंह की गर्दन झुक गई। पहली बार उसकी आवाज में घमंड कम और सच ज्यादा था। जहांपनाह, मैं मानता हूं कि मैं घमंडी था। मैंने सोचा, रिश्ते की वजह से मैं जो चाहूं कह सकता हूं। पर आज समझ आया कि सिर्फ रिश्ते से नहीं, अक्ल से सम्मान मिलता है। मैं सबके सामने माफी मांगता हूं, खासकर बीरबल से। बीरबल ने तुरंत आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। महाराज, घमंड टूटने पर जो आदमी गिरता नहीं, बल्कि सीख कर उठता है, वही सच्चा राजकुमार होता है। आपने सच बोल दिया, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, आज मैं अपने साले को नया खिताब देता हूं,
घमंडी साला रहा, अब समझदार साला बना। दरबार हंसी से गूंज उठा। बेगम पर्दे के पीछे से मुस्कुरा रही थी। भाई को सबक मिला भी और इज्जत भी बची। कहानी का मजेदार अंत। उस दिन से विजय सिंह की आदत बदलने लगी। अब वो लोगों को अक्ल सिखाने के बजाय उनसे सीखने लगा। अक्सर बाग में बूढ़े माली के पास बैठकर कहता, अरे काका, तुम तो अपने पौधों को ऐसे समझते हो जैसे मैं अपने घोड़े को भी नहीं समझ पाया था। माली हंसकर कहता, अब तो महाराज आपका घोड़ा भी सोचेगा। मालिक सुधर गया, अब मैं भी चैन से घास खा सकता हूं। और जब भी कोई नया मेहमान दरबार में घमंड से छाती फुलाकर आता, अकबर हंसकर कह देते, सावधान, कहीं तुम्हारा हाल भी मेरे घमंडी से समझदार बने साले जैसा न हो जाए। बीरबल अभी फुर्सत में है। बीरबल मुस्कुराते, जहां घमंड ज्यादा हो वहां थोड़ा सा हंसी का नमक और अक्ल की चुटकी डालनी ही पड़ती है। जहांपना। और इस तरह अकबर का घमंडी साला और बीरबल की चुनौती वाली ये घटना आने वाले सालों तक फुसफुसाकर सुनाई जाने वाली एक मशहूर कहानी बन गई, जहां एक घोड़े ने इंसान के घमंड को और बीरबल की अक्ल ने पूरे दरबार को हंसते हंसते सीधा रास्ता दिखा दिया। एक दिन मुगल दरबार में उस सुबह कुछ अलग ही हलचल थी। सूरज की रोशनी संगमरमर के फर्श पर चमक रही थी, लेकिन दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। हर कोई फुसफुसा रहा था, आज बादशाह अकबर ने 4 अपराधियों को बुलाया है। लेकिन असली ट्विस्ट ये था, चारों में से केवल एक अपराधी था, बाकी 3 बिल्कुल बेगुनाह। और अकबर चाहते थे बीरबल असली अपराधी को पहचान कर पकड़े। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ आया, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज का दिन मजेदार होने वाला है। चारों अपराधियों को दरबार में खड़ा किया गया। 1 फकीरा उर्फ लंबू चोर, चिपचिपी चालाक मुस्कान और अपनी मूंछों पर खेलने वाला आदमी। 2 गंभीर संतोष पंडित, ऐसा चेहरा जैसे अभी योगा से उठा हो और चोरी के बारे में सोचना भी पाप हो। 3 नसीर कसाई, बड़ा शरीर, डरावनी आवाज, लेकिन आंखों में अजीब सी मासूमियत। 4 छोटा बबलू व्यापारी, हाथ कांपते हुए, पसीने में भीगा हुआ, जैसे अपराध चोरी नहीं बल्कि पूरा साम्राज्य बेच देना हो। जैसे ही चारों लाइन में खड़े हुए, अकबर ने कहा, बीरबल, इन चारों में से सिर्फ एक ने सोने की कीमती तलवार चुराई है, बाकी बेगुनाह है। तुम पता लगाओ कौन अपराधी है। दरबार चुप। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, असली चोर को ढूंढना मुश्किल नहीं, बस अहंकार, डर और झूठ का खेल समझना पड़ता है। बीरबल एक एक के पास गए और बोले, जिसने तलवार चुराई है उसका दिल अभी भी डर से कांप रहा होगा। उन्होंने सैनिकों को कहा, सबकी कलाई पकड़कर धड़कन महसूस करो। सैनिकों ने जांच शुरू की। लंबू चोर धड़कन सामान्य, संतोष पंडित धड़कन बेहद धीमी, जैसे ध्यान में हो। नसीर कसाई धड़कन भारी पर स्थिर। बबलू व्यापारी धड़कन ऐसे भाग रही थी जैसे वो अभी दौड़कर चोरी करके आया हो। दरबारी हंस पड़े। अकबर बोले, तो चोर वही है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, कभी कभी डर अपराध का नहीं, इज्जत खोने का होता है। बबलू लगभग बेहोश हो गया। बीरबल ने अचानक सवाल दागे, कौन सी तलवार चोरी हुई? कहां से चोरी हुई? कब चोरी हुई? तीनों ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, लंबू चोर, सोने की तलवार थी, शाही खजाने से, रात में चोरी हुई होगी। संतोष पंडित, हां, वही सोने की तलवार, शायद लॉक रूम से। नसीर कसाई, तलवार वाली चोरी? सुना है, पर ठीक से नहीं जानता। लेकिन बबलू ने तुरंत जवाब दिया, सोने की तलवार, उसमें माणिक जड़ा था और हत्थे पर शाहजहां का नाम। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने घूरा, तुम्हें इतनी जानकारी कैसे? बबलू कांपते हुए बोला, वो मैंने सुना था, शायद किसी से। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान दी। बीरबल बोले,
जिसने चोरी की है उसके अंदर गिल्ट, डर और दिमाग की भागदौड़ है। ऐसा इंसान हंसी नहीं रोक पाएगा अगर उसे अचानक मजेदार बात सुनाई जाए। उन्होंने कहा, सर्दियों में मुर्गा गर्म रहने के लिए क्या करता है? चारों चुप। फिर बीरबल बोले, वो दूसरे मुर्गे के ऊपर बैठ जाता है ताकि दोनों को गर्मी मिले। पूरे दरबार में हंसी फूट पड़ी। अब चारों की प्रतिक्रिया। लंबू बस हल्का मुस्कुराया। संतोष पंडित बस ओम शांति वाला चेहरा बनाए बैठा रहा। नसीर जोर से हंसने ही वाला था मगर खुद रोक लिया। बबलू? वो हंसैंस कर पेट पकड़कर जमीन पर लौट गया। बीरबल बोले, चोर वही है जो तनाव में भी सबसे जोर से हंसे, क्योंकि उसका दिमाग चिल्ला रहा होता है, एक्ट नॉर्मल, एक्ट नॉर्मल। अब बीरबल ने एक चमकदार ढाल लाई और चारों को कहा, इस ढाल में देखो और अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, मैंने तलवार चोरी नहीं की। तीनों शांत और स्थिर रहे, लेकिन बबलू ढाल देखते ही रो पड़ा। उसके होंठ कांपे और वो बोल भी पाया नहीं। अकबर गरजे, माने तुमने चोरी की? बबलू घुटनों पर गिरकर रो पड़ा। हाथ जहांपनाह, मैंने की, क्योंकि मैं कंगाल हो गया था। बिजनेस डूब गया, परिवार भूखा था। मैंने सोचा तलवार बेच दूंगा। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, इसने अपराध किया, पर यह अपराध लालच का नहीं, मजबूरी का था। अकबर ने कहा, कानून टूटे तो सजा जरूरी है, पर जहां दिल टूटे वहां न्याय में दया चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, तलवार वापस ली जाए, बबलू को नौकरी दी जाए और उसका कर्ज चुकाया जाए। बबलू रोते रोते बोला, जहांपनाह, आज से मैं दूसरों की मदद करूंगा ताकि कोई मजबूरी में अपराध करने पर मजबूर न हो। कहानी का मोरल, सीख, हर अपराधी बुरा नहीं होता। कभी कभी हालात मजबूर कर देते हैं और कभी कभी सबसे ज्यादा डरने वाला इंसान ही सच्चाई छुपा रहा होता है। न्याय तभी सुंदर है जब उस